नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि आधुनिक भारत इतिहास के जो आपके कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। हम लोग करीब 40 प्रश्न जो है इसमें करेंगे और जो है इसमें 4-5 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि लगभग 400-450 प्रश्न जो है आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि प्री की परीक्षा की दृष्टि से आधुनिक भारत के आपके प्रिपेयर हो जाएं। तो इनको सभी को प्रश्नों को आप कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर आप लोगों में से कोई भी नया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। इसके अलावा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आदि कराया जाता है और साथ ही साथ में जो है मुख्य परीक्षा के लिए PPPCS के लिए हम लोग अभी आगे का प्लान कर रहे हैं और एनसीईआरटी प्रैक्टिस और कई अन्य जो है नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। खैर चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उसका हो जाएगा हमारा डी, यानी कि उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। यानी कि बाकी 3 ऑप्शन इसके सही हैं। उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया से कूटनीतिज्ञ भेजे थे। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। उसके दरबार में कुरस्तु, टुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इसको जो है डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं व्याख्या नहीं करा रहा हूँ, खाली मैं उत्तर को देख रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाथी का प्रयोग किया था। और आज को पता है आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आजकल पूछ ले रहा है, कहीं कहीं है ना, बड़े अटपटे से। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो प्लासी का जो लड़ाई कब 23 जून 1757 के मैदान से सिराजुद्दौला हाथी पर सवार होकर भाग गया था। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? तो वह है आपके नवीन चंद्र सेन। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो जो है डी, यानी कि हाइड नहीं थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ लेता है अक्सर। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में एवरिंग, फ्रांसिस मानसे तथा कौन थे? वारवेल थे। हेनरी हाइड 1774 में गठित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था वो। ठीक है, नेक्स्ट है, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बाजीराव सेकंड ने किए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ये ध्यान कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस वर्ष देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका डी हो जाएगा 1878 में। ठीक, लाल लेटन ने मार्च 1878 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र या क्षेत्रों में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जहाज रानी में। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुपात प्रस्तुत करने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लेता है, तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो डी वाला ऑप्शन नहीं था। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया, ये नहीं था। बाकी जो है क्या कहते हैं, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसने सरकार के लिए वार्षिक निश्चित भू राजस्व सुनिश्चित किया था। सरकार अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्तों से मुक्त हो गई थी। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, और ये न सिर्फ आपके प्री परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बल्कि मेंस में भी अस्थायी बंदोबस्त वगैरह, अस्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी वगैरह पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में
रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, तो तिलक ने क्या कहा कि तिलक महोदय ने रेल विकास के समय ही अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहा था कि रेल, तार और सड़क जैसे साधनों की भारत के लिए कोई उपयोगिता नहीं है, वह तो एक प्रकार से दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने के समान है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि कहीं ना कहीं रेलवे आदि का जो विकास किया गया था जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से किया गया था, ताकि अंग्रेजों को जो है आसानी हो व्यापार करने में अन्य देशों के साथ में, ठीक है, या अन्य प्रांतों में। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्यापार भूभाग नहीं। ठीक है, व्यापार करना था। मेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्भव हुआ था आपका 1600 में, वो व्यापार करने ही आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और व्यापार करने के साथ साथ में फिर चीज़ें धीरे धीरे करके ख़राब होती गई और भारत जो है प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ता हुआ चला गया। ठीक, खैर, नेक्स्ट है, तुहफत उल मुआवुद्दीन राम मनोहर राय द्वारा लिखित लेख है, कौन सा है? ए है मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख। ठीक है, तो ये तुहफत उल मुहिद्दीन पुस्तक है, किसने लिखी है? राम मोहन राय ने लिखी है। किसके विरुद्ध लिखी है? मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखी थी, आपको पता होगा। और मूर्ति पूजा के विरुद्ध में एक संगठन और है, आपको पता होगा, आर्य समाज। ठीक, तो आर्य समाज ने भी जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आप सभी को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की इस बार कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 200वीं जयंती मनाई जा रही है। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान करके याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, रहनुमाई गजदयासन समाज किससे जुड़ा है? तो ये हो जाएगा पारसियों से जो है ये समाज जुड़ा है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंग आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो यंग बंग आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक, तो ये प्रश्न भी जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इसका अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, और PDF अगर चाहिए होगा तो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, बंगाल गजट समाचार पत्र था, क्या था? साप्ताहिक था, ध्यान कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, समाचार पत्रों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आप लोग याद कर लिया करिए, क्योंकि अक्सर जो है पूछ लेता है कि ये जो है समाचार पत्र साप्ताहिक था या मासिक था या वार्षिक था या किस तरीके से था, और वो हिंदी या उर्दू या किस में था, और उसके संस्थापक कौन थे। तो ये जो है आपको भी पता होना चाहिए, ध्यान कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं जरा। 1780 में बंगाल गजट समाचार पत्र को जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक, किसने बंगाल गजट को जो है प्रकाशित किया था? तो अगस्त हिक्की ने, और यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था, ध्यान रखिएगा। चलिए, खैर, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो इसका जो मिलान करने पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बाबा राम सिंह नामधारी आंदोलन से संबंधित है, और मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन से संबंधित है, मुकुंद दास जो है सत्य महिमा धर्म से, नौरोजी फरदोन जी जो है रहनुमाई से थे। ठीक, ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हैं लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जो है क्या कहते हैं, इन्होंने विकास किया था, और इनके उद्देश्य ही जो है मूल उद्देश्य क्या था कि भारत को जो है एक तरीके से अंग्रेजियत के रंग रूप में ढालना, ताकि वो हमारी भाषा और हमारे सिद्धांतों पर कार्य करे कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग। किसने कहा था बेंटिक ने प्रथम निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना मार दी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो ये हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, ध्यान कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, अब है 1857 का गदर एवं अन्य विद्रोह के बारे में है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो डी वाला ऑप्शन इसका था, नहीं होगा, यानी कि
इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ये नहीं सही है। बाकी अन्य जो 3 विकल्प दिए गए हैं वो सही हैं, यानी कि विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, बिल्कुल सही है। और इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूसरित कर दी, बिल्कुल सही है। और इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। बाकी आपका जो है डी वाला ऑप्शन जो है नहीं सही है, ध्यान करिएगा, ठीक है। तो व्याख्या में क्या है कि ईसाई धर्म का प्रसार 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, वह पहले से भी जारी था, ठीक है। 1857 की क्रांति ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्री और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से जो है बनाई गई थी, ठीक है, चिकनी की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? इसके रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। और सर सैयद अहमद खां जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई थी? तो 1856 में, और 1857 में क्रांति हो गई थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो वह था आपका भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये भी है, ये बहुत मिलान करने वाला था, तो इसका जो मिलान करने के बाद जो राइट आंसर बनता है वो ये है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर जो है मिलान करने वाले प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात की जाए तो 1760 में, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और मोपला विद्रोह 1921। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा, एक प्रश्न पक्का है इससे पूछता है सन्यासी जो ही विद्रोह हुए थे सारे के सारे, है ना, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, संथाल विद्रोह या फिर मोपला विद्रोह, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राइट आंसर है जिसका ए वाला, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित थे, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। आइए व्याख्या जरा इसकी देख लेते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल लीग के अन्य सदस्य कौन थे? मदन लाल धिंगड़ा, हरदयाल और सावरकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान करके इसको आप लोग जो है कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन क्या था? मिलान करना था कि सही सुमित कौन सा है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो इन्होंने की थी। और इंडियन होम रूल लीग के अन्य सदस्य की अगर बात की जाए तो कौन कौन से थे? मदन लाल ढींगरा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा, हरदयाल, सावरकर आदि, ठीक है, ये सब आप लोग जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट क्या हो जाएगा कि 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो 1896 आपको याद रखना है। कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है धन निकासी सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक है। 1905 में कांग्रेस ने बनारस में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था और 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो इसका जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। ये कुछ नए प्रश्न हैं, आप लोग इसको जरूर रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है, यानी कि गलत कथन कहा गया उनके बारे में? तो डी वाला गलत कथन है। बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं। आइए इसको देख लेते हैं कि वो कठियावाड़ के निवासी थे, इन्होंने मासिक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रारंभ किया था और भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लंदन से एक छात्रावास स्थापित किया था जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है, ठीक। तो ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो रासबिहारी घोष ने जो है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस नरम एवं
एवं गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। प्रश्न ये भी आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरम और गरम दल दो भागों में जो है कांग्रेस विभाजित हो गई थी? तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से। दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। और अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी घोष ने की थी, ध्यान करिएगा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो होम रूल आंदोलन जो है गांधी के नेतृत्व में नहीं चलने वाला था। बाकी रॉलेट आंदोलन, सविनय अवज्ञा और असहयोग जो है था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? तो डी वाला, अपने ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखें। तो ये नहीं था, बाकी तीन जो है राइट है, यानी कि करो या मरो का नारा दिया गया था। सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाएं और मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाएं, जो है ये बात जो है कही गई थी। नेक्स्ट है 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा INS तलवार, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी वाला असत्य है, बाकी ऊपर के तीन सही हैं, यानी कि उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर के चौथा स्थान प्राप्त किया था, जिसको हम लोग अभी जो है IAS की परीक्षा कहते हैं, जिसको हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अभी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट सही है कि 1936 और 1939 में वर्ष में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पता ही होगा आप लोग को, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये प्रश्न भी आपसे जो है पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता की थी? ठीक है, तो वर्ष और स्थान दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे, उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर दिया। संकीर्णतावाद, जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी, वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। तो सी महात्मा गांधी जी ने उनके लिए बात कही थी। महत्वपूर्ण है, ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा प्रथम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो जो है 25 देशों ने भाग लिया था, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इतिहास के, महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बाकी हम लोग 3-4 लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।